डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर। स्टूडेंट्स, मैं सुदामा चौरसिया आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। देखिए, एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम लोग कोशिका या सेल के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम लोग डेवलपमेंट का फेज देखें तो सबसे पहले आती है कोशिका, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी का, और इसके बाद आता है टिश्यू या ऊतक। और हम लोग स्पेशली टिश्यू जो पढ़ेंगे वो है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू की। ठीक है ना? ऊतक की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो जैसे इन सिंपल हम लोग ये बोल देते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ऊतक जो होते हैं ये कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है ना? अब दिमाग में ख्याल आएगा, क्या एक टिश्यू में, एक ऊतक में केवल कोशिकाएं ही होती हैं और कुछ नहीं होता है? तो यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। टिश्यू इज एन एंसेंबल ऑफ सिमिलर सेल्स and their extracellular matrix from the same origin that together carry out a specific function। मतलब ऊतक एक ही मूल समान की कोशिकाओं और उनके बाह्य मैट्रिक्स का सेट है जो एक साथ विशिष्ट कार्य करते हैं। मतलब देखिए, डेफिनेशन गलत नहीं है कि कोशिकाओं के समूह को या ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि एक टिश्यू में, एक ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सिमिलर सेल्स होती हैं, समान कोशिकाएं होती हैं, पहली बात। दूसरा, ना केवल वो कोशिकाएं, यदि उनके बीच में कोई लिक्विड है, कोई तरल है या किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स है, चाहे वो कोशिकाओं से बना हो, चाहे कोशिकाओं के अलावा किसी तरल पदार्थ, किसी लिक्विड से बना हो या किसी सॉलिड सब्सटेंस से भी बना हो, ठोस पदार्थ से भी बना हो, वो और कोशिका ये दोनों मिलकर के ऊतक बनाते हैं। ठीक है ना? और साथ ही साथ ये जो कोशिकाएं भाग ले रही हैं उस टिश्यू को बनाने के लिए, उस ऊतक को बनाने के लिए, इनका ओरिजिन, मतलब ये जहां बनती हैं शरीर में, वो भी एक समान होता है, एक ही जगह पर मिलती हैं। और इनका फंक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, वो किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम दे रही होती हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक कोशिका कोई अलग कार्य करेगी और दूसरा कोशिका कोई अलग कार्य करेगी। बात क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना? तो टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो भी सिमिलर सेल्स है। पहली बात, यदि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उनके बीच में तो वो भी उस टिश्यू का ही भाग होगा, उस टिश्यू का ही पार्ट होगा। कोशिकाएं जो हैं वो एक समान है, उनका ओरिजिन भी एक समान है, एक ही जगह पर बन रही है और उनका कार्य भी एक है। तो वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। अब ये तो एक बात हुई कि टिश्यू की डेफिनेशन या परिभाषा। दूसरी बात कि स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है इंग्लिश में हिस्टोलॉजी और हिंदी में ऊतकी या ऊतक विज्ञान। ठीक है ना? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिस्टोलॉजी, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो आंसर होगा टिश्यू, या फिर ऐसा कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, तो आंसर होगा हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऊतकी कहा जाता है या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए हमारा जो टॉपिक था ये था एनिमल टिश्यू, तो इस पूरे क्लास में अभी हम लोग केवल और केवल क्या डिस्कस करेंगे? एनिमल टिश्यू। हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो एनिमल टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो हमारे शरीर में हो या दूसरे जीवों के शरीर में हो। ठीक है ना? तो बात करते हैं एनिमल टिश्यू
के बारे में, मतलब हमारे शरीर में, मानव के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में। तो जंतु ऊतक जो एनिमल टिश्यू जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके टाइप्स जो हैं ये मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। जैसा कि ये 4 टाइप हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में इसको उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक कहा जाता है, या कई बार इसे मसल्स भी कह दिया जाता है। और चौथा है नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो 4 टिश्यू हुए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के टिश्यू, 4 प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में, मतलब मानव में पाए जाते हैं और साथ ही साथ दूसरे जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, उपकला ऊतक को। तो देखिए, यदि आप एक एपिथेलियल टिश्यू को देख रहे हैं, एक उपकला ऊतक को आप देख रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि इस ऊतक में, इस टिश्यू में जो है जितनी भी कोशिकाएं हैं ये क्लोजली पैक हैं। क्लोजली पैक है मतलब 2 कोशिकाओं के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। तो इनके बीच में जो इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, इसके होने की तो संभावना ही नहीं है। मतलब हम लोग एक क्वेश्चन देखिए ऐसा ही बन सकता है कि अ टिश्यू विच डज नॉट कंटेन एनी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक ऐसा ऊतक जिनमें कोशिकाओं के बीच जो है रिक्त स्थान नहीं होता है, कौन सा टिश्यू होगा, कौन सा ऊतक होगा? तो आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। इनके बीच में जो है कोशिकाएं इतनी क्लोजली पैक होती हैं कि बीच में कोई भी रिक्त स्थान, कोई भी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं होता है, पहली बात। दूसरा जो है कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, या तो इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, या फिर कैसा होगा, पुअर होगा, मतलब खराब रक्त की आपूर्ति होगी, ठीक है ना। अब सवाल आएगा कि सर रक्त से तो हमें पोषण मिलता है, उसी से तो कोशिकाओं को भोजन मिलता है, तो फिर इन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो आंसर है कि इनके नीचे की जो लेयर होगी या इनके नीचे के जो टिश्यू होंगे उनसे ही अपना भोजन, अपना जो पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है ना, उपकला ऊतक में जो है रक्त प्रवाह या रक्त की आपूर्ति कैसी होती है, या तो टोटली एब्सेंट होगी या तो जो है पुअर होगी, खराब होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हमारे आँखों के सबसे बाहर की परत जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, जिसका नाम है कॉर्निया। और कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है ना, रक्तवाहिकाएं नहीं होती, ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं, केशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, रक्त केशिकाएं नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द टिश्यू विच डज नॉट कंटेन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ऊतक जिसमें रक्त केशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो भी आंसर क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऊतक में जो है ब्लड फ्लो नहीं है, रक्त का प्रवाह नहीं, ठीक है ना, तो क्या ये ज़्यादा मोटाई में ग्रो हो पाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये टिश्यू जो है ज़्यादा मोटे ग्रो नहीं होते हैं, पतली पतली परतों के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरा इनकी खास बात होती है कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, इनमें नीचे की तरफ एक परत पाई जाती है जिसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट झिल्ली, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना, बेसमेंट झिल्ली का पाया जाना स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक का गुण है, ठीक है ना, इसी का कैरेक्टर है। अच्छा, दूसरा देखिए, क्योंकि ये परतों में बढ़ते हैं, ठीक है ना, परतों में बढ़ते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, तो जहां पर भी परत, चाहे वो किसी ऑर्गन की बाहरी परत हो, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, इसके बाहर की परत क्या होती है? स्किन। तो देखिए एग्जाम्पल, स्किन जो है ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो आमतौर पर जो है किसी भी अंग का जो बाहरी कवर है, बाहरी आवरण है, ठीक है, यदि वो ऑर्गन हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो उसकी आंतरिक अस्तर या इनर लाइनिंग जो है
ये भी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, इनमें जो है ग्रंथियां पाई जा सकती हैं एपिथेलियल टिश्यू में। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं अपने स्किन की ही, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारी त्वचा में जो है पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, साथ ही साथ जो है ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं जिनसे वैक्स निकलता है। ठीक है। यदि हम लोग इनर लाइनिंग की बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, यदि इसकी इनर लाइनिंग जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, तो खास बात ये होती है कि एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक में ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि इनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ग्रंथियां उपकला ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है ना, उपकला ऊतकों में ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं ये। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें उपकला ऊतक की तो स्किन हमारी त्वचा, कॉर्निया आंखों की सबसे बाहर की परत, पेरिकार्डियम ये जो है हमारे हृदय के बाहर पाई जाने वाली एक परत होती है जो हमारे हृदय को बचाती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी आहार नली है। इसके अलावा जो है रक्तवाहिकाएं हैं, इनकी जो अंदर की लेयर होती है, अंदर की परत होती है, ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, उपकला ऊतक के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं। जो उपकला ऊतक होते हैं, ठीक है ना, इनका जो रिजनरेशन पावर है, इनमें जो पुनर्निर्माण की क्षमता है, ठीक है, वो सबसे अच्छी होती है। मतलब यदि हमसे पूछा जाए कि किस ऊतकों में पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अच्छी होती है, द टिश्यू विच आर हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, तो आंसर हमारा हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, पहली बात। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि किन ऊतकों के घाव सबसे जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आंसर है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। चलिए, अब देखिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, कुछ इतने टाइप के ये हो सकते हैं। देखिए, ये फिगर ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहला है, देखिए, सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस में आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी सेल का कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर किसी भी सेल का कोई निश्चित आकार नहीं है, रैंडम शेप की कोशिकाएं आपको मिलेंगी। तो यदि कहीं पर भी एपिथेलियल टिश्यू में रैंडम शेप की कोशिकाएं या रैंडम शेप की सेल पाई जाएं, किसी भी निश्चित आकार की कोशिकाएं ना हो, तो वो कहलाएगा सिंपल स्क्वामस, शर्ते कि उसकी एक ही परत वहां पर मौजूद हो, तो कहलाएगा सिंपल। यदि एक से ज्यादा परत हो कोशिकाओं की, मोर देन वन लेयर हो, तो वो कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है। एक ही परत मौजूद है तो सिंपल स्क्वामस, यदि एक से अधिक परत है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक। अच्छा, दूसरा, यदि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें सेल्स का जो शेप है ये क्यूबॉइडल है, घनाभ के आकार है, और एक ही परत है तो सिंपल क्यूबॉइडल, और यदि एक से ज्यादा परतें हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है ना। एक तो स्क्वामस जहां पर कोई भी निश्चित शेप नहीं था, कोई भी आकृति सही नहीं थी, रैंडम शेप था। ठीक है ना। और क्यूबॉइडल है, मतलब घनाभ के आकार का है, तो फिर स्ट्रेटिफाइड यदि एक से ज्यादा लेयर है, सिंपल यदि एक ही लेयर है। अच्छा, कॉलम या छड़ों के आकार की है, एक ही परत, सिंपल कॉलमनर। यदि ये परत के बीच बीच में ऐसा लगता है कि कोशिकाएं कहीं पर पूरी हैं, कहीं पर अधूरी हैं, लेकिन जो है कॉलम के शेप की हैं, लेकिन एक डिफाइंड पूरा का पूरा कॉलम नहीं है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, याद रहेगा। तो 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। एपिथेलियल ऊतक, उपकला ऊतक के 6 प्रकार होते हैं। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। स्क्वामस कोई विशेष आकार नहीं, क्यूबॉइडल घनाभ के आकार की, कॉलमनर छड़ों के आकार की रॉड शेप।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब कोई विशेष आकार नहीं, एक से अधिक परतें। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल घनाभ के आकार की एक से अधिक परतें। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कॉलम जैसी तो होंगी लेकिन पूरा कॉलम जैसा शेप डिफाइन नहीं होगा कोशिकाओं का। कोशिकाएं लंबे जरूर होंगी लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर नहीं होंगे, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड। बात क्लियर है? तो ये पूरा जो है ये किसके बारे में हो गया हमारा? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक के बारे में। चलिए नेक्स्ट ऊतक की बात करते हैं, नेक्स्ट टिश्यू की बात करते हैं। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक जो होता है, इसमें यदि कोशिकाओं के अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये कैसी होती हैं? लूजली पैक होती है, ढीले रूप से पैक होती है, पहली बात। दूसरा, यदि ये ढीले रूप से पैक होंगी तो इनके बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, मतलब कोशिकाओं के बीच में गैप पाया जाएगा। इसी को हम लोग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए यदि इनके बीच में गैप है तो देयर में भी चांसेस कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाएंगी जो इन कोशिकाओं को बांध करके रखेंगे, जैसे फाइबर्स, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर फाइबर्स के अलावा मिनरल्स भी हों, खनिज लवण भी हों, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि एक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, इसमें कोशिकाएं आती हैं, पहली बात। उन कोशिकाओं को जोड़ने वाले फाइबर्स, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं मोस्टली उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। जैसा कि कोलेजन से ही जेलेटिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब हम लोग जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो जिक्र हुआ था जेलेटिन का, कि जेलेटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका केमिकल स्कोर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। इस बात पर चर्चा हमने की थी। तो एक संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं होंगी, उनको जोड़ने वाले फाइबर्स भी होंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होगा इसका, ठीक है ना, बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स भी होगा, और ये सब मिल करके बनाएंगे क्या? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, दूसरा, इनमें जो है रक्त का प्रवाह जो होता है, ब्लड सप्लाई जो होता है बहुत अच्छा होता है। लास्ट हमने पढ़ा था कि उपकला ऊतक में बिल्कुल भी नहीं होता है या प्योर होता है, यहाँ पर कैसा होता है? बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्योंकि इनके पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर ये वसा को भी स्टोर कर सकते हैं और मिनरल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जनरल पूछा जा सकता है बहुत आसान सा कि द टिश्यू विच कैन स्टोर फैट और मिनरल, ऊतक जो खनिज लवण का या वसा का भंडारण करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, बोन्स, हड्डियां जो हैं एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, और इनमें जो है मिनरल स्टोर होता है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू, वसी ऊतक भी कहा जाता है इसको, जो है वसा या फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये स्टोरेज का काम करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है देखिए, स्टोरेज के अलावा इनका जो काम होता है ये होता है संरचना बनाना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, दो संरचनाओं को जोड़ना, ठीक है ना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना, संवहन या परिवहन में मदद करना। जैसे ब्लड जो है ऑलमोस्ट हमारे शरीर का जितना भी ट्रांसपोर्ट है ये किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। बात क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में याद रखिएगा कि कोशिकाएं ढीले रूप से पैक होती हैं, बीच में गैप होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा इनको जोड़ने के लिए इनके बीच बीच में फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर जो है मिनरल्स या फैट स्टोर हो सकता है, तो वो भी टिश्यू का ही पार्ट होगा। और इनमें जो रक्त की आपूर्ति होती है, जो ब्लड सप्लाई होता है, बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये स्टोरेज करते हैं किसका? वसा का और खनिज लवण का, फैट और मिनरल स्टोर हो सकता है। और इसके अलावा ये संरचना बनाते हैं, दो संरचनाओं को जोड़ते हैं या ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन में भाग लेते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कनेक्टिव टिश्यू का, तो एग्जाम्पल है ब्लड, ठीक है। इसके अलावा लिम्फ या लसिका, उसके अलावा बोन हड्डियां हमारी, कार्टिलेज जिसको उपास्थि कहा जाता है, लिगामेंट, लिगामेंट जो हैं ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाले फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हिंदी में कहा जाता है स्नायु बंधन या इंग्लिश में लिगामेंट। ये वो संरचना है, वो स्ट्रक्चर है जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। टेंडन, ठीक है ना, टेंडन जो है ये हमारी हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, तो ये बोन टू मसल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन, आंसर है लिगामेंट, स्नायु कहा जाता है। और दूसरा है द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो आंसर है टेंडन, ठीक। और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को जो है वसी ऊतक भी कहा जाता है, आम भाषा में कहा जाए तो चर्बी, ठीक है ना, इसको आम भाषा में हम लोग चर्बी बोलते हैं। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू है, ठीक। और ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दो टिश्यू हमने पढ़ा, एक तो उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे टिश्यू के बारे में, जो है पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। देखिए मस्कुलर टिश्यू की खास बात ये है कि ये टिश्यू थोड़े से स्पेशल है। स्पेशलिटी क्या है इनकी, स्पेशलिटी है कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ये टिश्यू जो है ये संकुचित हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए मान लीजिए जैसे कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जुड़ा हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बगल वालों को रिलैक्स भी कर सकता है, और जब बगल वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहला वाला जो है रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो टिश्यू है इनमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है और रिलैक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो है इनमें मोशन होगा, गति होगी। इसका मतलब ये है कि मानव शरीर में या किसी भी एनिमल में, ठीक है ना, जो गति हमें देखने को मिलती है, जो मोशन हमें देखने को मिलता है, वो जो है किसके कारण होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशियों में संकुचन एवं फैलाव से ही हमारे शरीर में गति आती है। तो हमारे शरीर में जितनी भी गति है, मतलब हम लोग चल फिर पा रहे हैं, अंगों को हिला डुला पा रहे हैं, हमारे अंदर के अंग जैसे मान लीजिए हमारा दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, खाना जो हमारे पेट में आगे की तरफ बढ़ रहा है, किडनी फिल्टर कर रहा है, ठीक है ना, ये सारा जो मोशन बॉडी में है ये केवल और केवल किसकी बदौलत है, किसके कारण होता है, तो उसके पीछे है पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। तो हो गया ना स्पेशल। अच्छा अब देखिए ये जो मसल्स होती हैं, ये जो पेशी ऊतक होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, पहला तो स्केलेटल मसल्स, कंकाल मांसपेशियां भी कह सकते हैं इसको। अच्छा दूसरा विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, आंतरिक मांसपेशियां। और तीसरा कार्डियक मसल्स। कौन कौन से हो गए, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, या स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, कंकाल मांसपेशियां, आंतरिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां, ठीक है। अब देखिए जो स्केलेटल मसल्स हैं, कंकाल मांसपेशियां, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है कंकाल या स्केलेटल, मतलब वो मांसपेशियां, वो मसल्स जो हमारी कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, और उनका जो मूवमेंट है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए विसरल मसल्स जो हैं, आंतरिक, नाम से समझ में आ रहा है, स्मूथ या विसरल, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि कोई भी जो मांसपेशी हो वो कंकाल तंत्र से ही जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसकी दीवारें जो हैं
इसमें अपने आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसके कारण जो गति उत्पन्न होती है, जो मोशन जनरेट होता है, उसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस, या हिंदी में कहा जाता है क्रमानुकुंचन। इसका मतलब ये है कि वो भी मांसपेशियों से ही बना हुआ है, लेकिन वहां पर कोई हड्डी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारें हों, हमारी रक्तवाहिकाओं की दीवारें हों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दीवारें हों, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की दीवारें हों, ठीक है ना, ये सब जो बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं? आंतरिक मांसपेशियों की बनी होती हैं, विसरल मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा है कार्डियक, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेशली मुख्य रूप से जो हमारे हृदय की दीवारें होती हैं, ठीक है ना, कार्डियक मतलब रिलेटेड टू हार्ट, जो हमारे हार्ट वॉल होती हैं, जो हृदय की दीवारें होती हैं, किसकी बनी होती है? हृदय मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है, बात समझ में? अच्छा, अब देखिए क्या होता है, कुछ बातें और इसमें डिस्कस कर ली जाए। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, मतलब कंकाल मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां जो हैं, ठीक है, दो मांसपेशियों के बारे में चर्चा किया मैंने, कौन कौन से? स्केलेटल और कार्डियक मसल्स जो होती हैं, ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रैखित मांसपेशियां होती हैं, ठीक है ना। कैसे होती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रैखित मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो विसरल है, ठीक है, जो विसरल है या आंतरिक मांसपेशियां होती हैं, ये अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड कहा जा सकता है, अरेखित मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। रैखित अरेखित कैसे? मतलब इनके फाइबर्स सीधे सीधे होते हैं तो रैखित, और यदि सीधे नहीं होंगे तो अरेखित, ठीक। अच्छा, दूसरा देखिए, इन तीनों मांसपेशियों में, ठीक है ना, इन तीनों मांसपेशियों में मतलब कंकाल, आंतरिक और हृदय, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल्स में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, केवल इन पर भी हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, मतलब ये ही केवल कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं। वॉलेंटरी कंट्रोल केवल किस पर होता है? हमारा कंकाल मांसपेशियों पर होता है, स्केलेटल मसल्स पर होता है, आंतरिक मांसपेशियां और कार्डियक, ठीक है ना, हृदय मांसपेशियां जो हैं, इन पर हमारा असर नहीं होता है, मतलब ऐच्छिक कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सेल्फ कंट्रोल होती हैं, जो हमारे दिमाग द्वारा खुद ही खुद कंट्रोल होती हैं और खुद कार्य करती हैं, इनमें हमारा योगदान नहीं होता, ठीक है, बात कर। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मांसपेशियां जो है वो ऐच्छिक होती हैं, तो आंसर है स्केलेटल मसल्स। केवल और केवल कंकाल मांसपेशियां जो होती हैं कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं, ठीक है ना, वॉलेंटरिक होती हैं। विसरल और कार्डियक जो हैं ये कैसी होती हैं? इन नॉन वॉलेंटरिक होती हैं, इनवॉलेंटरिक होती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डायग्राम में भी इनको देख लेते हैं। पहली बात तो देखिए, ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है और ये उसका माइक्रोग्राफ है। माइक्रोग्राफ मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर लिया गया है जो हमें माइक्रोस्कोप से मिला हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट है, ठीक। तो ये क्या है? स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से फाइबर चला और यहाँ पर ख़त्म, इधर भी, ठीक है ना। तो उसमें लंबे लंबे फाइबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कार्डियक की खास बात देखिए, इसमें भी स्ट्रेट हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रेट तो हैं, लंबे लंबे फाइबर तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड है। तो इनका डायग्राम है और इनका माइक्रोग्राफ है, जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं और डिफरेंस भी देख सकते हैं किसके बारे में? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चौथे टिश्यू, चौथे ऊतक के बारे में, और ये चौथा ऊतक है हमारा नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, ये सब मिल करके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, तंत्रिका तंत्र जो है, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है, सेंट्रल
सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है हमारी तंत्रिकाएं। तो जितना भी हमारा कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करने का प्लस सभी कम्युनिकेशन करने का, ठीक है ना, संचार करने का जो तंत्र है हमारा, ये किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का बना होता है। पहली बात, मतलब मोटी मोटा हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारा दिमाग, उसके लिए सूचनाओं को चलाने वाली जितने भी तंत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, और कंट्रोल एक्शन देने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, ये सब किसकी बनी होती हैं? तो नर्वस टिश्यू की तंत्रिका होता है, ठीक है ना, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज जो है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ना केवल सूचनाओं का आदान प्रदान प्लस कंट्रोल एक्शन का भी आदान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आंखों से हमने कुछ देखा तो सूचनाएं चलेंगी आंखों से होते हुए मस्तिष्क की तरफ। यहाँ पर कोई कंट्रोल एक्शन नहीं है, जहाँ पर जो आंखों ने देखा था वही सूचना वो दिमाग तक पहुँचा देंगे और पता चल जाए कि भाई हमने ये देखा है। लेकिन यदि कहीं पर ये आया कि आप सर को दाएं मोड़ लीजिए, तो ये कंट्रोल एक्शन है। तो वो जो आंखों से सूचना चली थी दिमाग की तरफ, वो भी किसके द्वारा चला? नर्वस टिश्यू के द्वारा चला। और ये जो कंट्रोल एक्शन आया था हमारे सर के पास कि भैया दाएं हो जाओ, ये जो है ये भी सूचना किसके थ्रू आई है? नर्वस टिश्यू से ही आई। तो इनका काम क्या हो गया? सूचना और नियंत्रण क्रियाओं का प्रसारण, ठीक है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एक्शन, ठीक। अच्छा, दूसरा देखिए कि एक खास बात, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा गया है कि इन ऊतकों में, मतलब नर्वस टिश्यू में जो है पुनर्निर्माण की शक्ति नहीं होती है, दे डू नॉट हैव रीजनरेशन पावर। पहली बात ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पुनर्निर्माण की शक्ति, रीजनरेशन पावर इन ऊतकों में नहीं होता है। और जन्म के बाद आफ्टर बर्थ जो है इनमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना, जन्म के बाद इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ। और साथ ही साथ इसमें पुनर्निर्माण भी नहीं होता है, रीजनरेशन भी नहीं होता। मतलब यदि कहीं तंत्रिकाएं कट जाएं या ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो वहाँ पर पुनर्निर्माण नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, डेड हो जाएगा, ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए नर्वस टिश्यू में तंत्रिका ऊतकों में दो प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक तो न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया, ठीक है ना, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरोग्लिया। ये जो तीन फिगर आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन के फिगर है, ठीक है ना, टाइप्स इनके दिए हुए हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन, ठीक है, अभी इस पर चर्चा की जाएगी। और ये जो है ये ग्लिया सेल्स है, ठीक है ना, बात समझ में, थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में आपको ये एक्सॉन देखने को मिल रहा है, और ग्लिया सेल में आपको एक्सॉन जैसी संरचना देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो दोनों का अंतर यही होता है कि ग्लिया सेल में एक्सॉन नहीं होता है और न्यूरॉन में एक्सॉन होता है। और भी डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो नर्वस टिश्यू है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो न्यूरॉन दूसरा न्यूरोग्लिया, ठीक है। और ये पता चला कि जो न्यूरॉन होता है इसमें एक्सॉन होता है और न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल में एक्सॉन नहीं होता है, मतलब एक में पूंछ होगी और दूसरे में पूंछ नहीं होगी। देखिए एक्चुअली जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये न्यूरॉन करती हैं, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया हमारे ये पॉइंट कि ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, नियंत्रण क्रियाओं का प्रसारण करती हैं, ठीक है, ये सारा काम न्यूरॉन का है। लेकिन देखिए जब एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो बहुत क्रूशियल काम है,
तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरे काम है ये दूसरे व्यक्ति पर रख देना चाहिए। तो ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं या ग्लिया सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये इनका रख रखाव करती हैं। अब रख रखाव में क्या क्या हो सकता है? रख रखाव में पहली बात तो इनमें जो है होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना, मतलब सारा संतुलन बनाए रखना, खाने की आपूर्ति, केमिकल्स की आपूर्ति, ठीक है ना, ये सब कौन करेगा? तो ग्लिया सेल्स करेंगे। होम्योस्टैसिस मतलब होता है शारीरिक संतुलन, ठीक है ना। जितना भी हमारा बॉडी बैलेंस होता है, चाहे वो केमिकली हो चाहे फिजिकली हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि गर्मी है और हमें पसीना हो रहा है, तो ये पसीना होना हमारे तापमान को कम करेगा, ये होम्योस्टैसिस का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ग्लिया सेल जो है ये किसका होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रही हैं? न्यूरॉन का, पहली बात। दूसरा, इनके ऊपर देखिए एक्सॉन के ऊपर एक कवर पाई जाती है, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, माइलिन की कवर। तो ये भी बनाने का काम कौन करती है? न्यूरोग्लिया करती है। साथ ही साथ ये इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, ताकि ये अपने स्थान पर बनी रह सके, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करती हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करना, सपोर्ट देना, होम्योस्टैसिस मेंटेन करना और इनके ऊपर की परत बनाना, ये सब किसका काम होगा? न्यूरोग्लिया का काम हो गया। न्यूरॉन का काम हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है। तो दो टाइप की कोशिकाएं हैं, 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारे नर्वस टिश्यू में पाई जाती हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। बात करते हैं न्यूरॉन की। देखिए यहां पर काम 3 प्रकार के नहीं, 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के क्या? जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक सेंस ऑर्गन है, एक संवेदना वाला अंग है, जैसे आंखें हो गई, हमारी त्वचा हो गई, कान हो गए, ठीक है ना। यहां से कोई एक मैसेज चला मतलब रिसेप्टर सेल से कोई भी एक मैसेज चला और वो दिमाग की तरफ चल रहा है, उसको लेकर के जाना है। यदि इसमें कोई भी न्यूरॉन इन्वॉल्व है तो वो सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रहा है, तो वो नर्व या वो न्यूरॉन कहलाएगा सेंसरी न्यूरॉन। ओके, ठीक। अच्छा, दूसरा, यदि कहीं पर कोई कंट्रोल एक्शन हो रहा है, कंट्रोल एक्शन ब्रेन से भी जनरेट हो सकता है, ग्लैंड से भी जनरेट हो सकता है हार्मोन के थ्रू। यदि वो कंट्रोल एक्शन को लेकर के चल रहा है, ठीक है, तो वो जो सूचना होगी, वो जो इंफॉर्मेशन होगा, ये जो कोशिका, ये जो न्यूरॉन कहलाएगी, ये कहलाएगी मोटा न्यूरॉन। सेंसेस को कलेक्ट करने के लिए सेंसरी न्यूरॉन, कंट्रोल एक्शन को लेकर के चलने के लिए मोटा न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन का काम करती हैं वो है इंटरन्यूरॉन। बात समझ में? ठीक है ना। तो जो हमारे न्यूरॉन हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटा न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर सेल्स दैट मे बी अ सेंस। कोई भी संवेदना हो सकती है, चाहे आंखों द्वारा देखी गई, कानों द्वारा सुनी गई या त्वचा द्वारा महसूस की गई। मोटा न्यूरॉन कैरीज कंट्रोल एक्शन सिग्नल, ठीक है। नियंत्रण की संवेदनाओं को, नियंत्रण की जो सूचना है, इनको लेकर के चलने का काम किसका हो गया? मोटा न्यूरॉन का काम। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है इंटरन्यूरॉन, ठीक। ये तो एक तरीका हो गया हमारे न्यूरॉन को डिफाइन करने का। दूसरा जो है, पोलैरिटी बेसिस पर भी इनको जो है डिफाइन किया जाता है। कैसे? देखिए, यदि हमारी जो न्यूरॉन है, जो आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप ये पाएंगे कि यहां पर देखिए डेंड्राइट या एक्सॉन आपको एक ही मिल रहा है, इधर जो है कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो न्यूरॉन है, इस टाइप का न्यूरॉन जो है, ये कहलाएगा यूनिपोलर, ठीक है। अच्छा, यदि दोनों तरफ है तो कहलाएगा बाइपोलर। एक ही तरफ यूनिपोलर, दोनों तरफ बाइपोलर, ठीक है। और तीसरा,
यदि एक से अधिक साइड, एक से ज़्यादा साइड में ये चीज़ें पाई जा रही हैं जिन्हें डेंड्राइट या एक्सॉन कहा जाता है, तो ये कहलाएगा मल्टीपोलर। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर जो चौथा वाला है, फोर्थ जो है, इसमें हमें जो है मेन बॉडी से जो ब्रांच निकली है वो एक ही निकली है, आगे चल करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है अपनी पोलरिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स या एक्सॉन के हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं, यदि एक ही डेंड्राइट या एक्सॉन होगा तो यूनिपोलर, दो होंगे तो बाइपोलर, दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू होंगे तो मल्टीपोलर, ब्रांच एक ही निकलेगी आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है तो सूडो यूनिपोलर। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग ग्लिया सेल्स पे। ग्लिया सेल्स के बारे में हमें याद रखना है कि ग्लिया सेल्स जो हैं, इनमें जो है, ये मान लीजिए ग्लिया सेल, इनमें जो है आपको एक्सॉन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसमें जो है एक्सॉन देखने को मिलेगा, इसमें केवल डेंड्राइट देखने को मिलता है। और इनके फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोटेक्शन, उसके बाद जो है होम्योस्टैसिस, और उसके अलावा जितना भी अदर वर्क है अदर देन कैरिंग इंफॉर्मेशन, ये सब कौन करता है, तो ग्लिया सेल्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए बात यदि हम लोग न्यूरॉन की करें तो न्यूरॉन जो हैं, कई बार ये देखा गया है कि कुछ न्यूरॉन के ऊपर जो है उनका जो एक्सॉन होता है, ठीक है ना, ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग पाई जाती है जिसको कहा जाता है माइलिन शीथ, माइलिन के ऊपर। तो चलिए इस पर भी चर्चा किया जाए। ठीक है ना। तो ये जो माइलिन शीथ जो होती है ये फैटी मटेरियल की बनी होती है, फैटी मतलब वसा, और ये एक प्रकार का रैप होता है। ठीक है ना, एक प्रकार का रैप होता है, और ये जो है हमारे एक्सॉन को इंसुलेटिंग बनाता है। ठीक है ना। और इस इंसुलेशन का फायदा क्या होता है, तो इस इंसुलेशन का फायदा ये होता है कि डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ऐसा मान के चलिए कि एक खुला हुआ तार है, ठीक है ना, और एक जो है कवर्ड तार है। ठीक है ना, एक पैक्ड वायर है और दूसरा ओपन वायर है। तो जो ओपन वायर होगा वहां पर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो है पावर या सिग्नल जो इधर उधर लॉस ज़्यादा होंगे, और यदि वो इंसुलेटेड होगा तो वहां पर लॉस कम हो जाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, जो चालन की दर है, ये बढ़ जाएगी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि माइलिन शीथ जो है, माइलिन की परत जो है एक इंसुलेशन कवर है। ठीक है ना, जो किसके ऊपर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और इस इंसुलेशन से क्या होता है, सिग्नल का डिसिपेशन कम होता है। डिसिपेशन कम होता है तो यहाँ पर हमारे जो न्यूरॉन है, इसमें जो सिग्नल कैरी करने की जो स्पीड है या कंडक्शन स्पीड है, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से, सीधा से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन ज़्यादा फास्ट होगा, तो आंसर है माइलिनेटेड, या जिस पर माइलिन शीथ पाई जाए। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो था, ये किसके बारे में था, हमारा नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि 4 प्रकार के ऊतक, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव,
मसल एंड नर्वस, मतलब उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसमें जो है हम इनके टाइप्स पढ़े, इनके अंदर आने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये बेस है। और यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हो, मतलब एनिमल टिश्यू को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आगे जब हम लोग चर्चाएं करेंगे बहुत सारे सिस्टम के बारे में, तो बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी, उसको कोरिलेट करके हम लोग जो है जो इस टॉपिक से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अचानक से मैंने आपसे पूछ लिया कि बकल कैविटी, ठीक है ना, हमारी जो मुख गुहा होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी जो है टिश्यू से कोरिलेट करके पढ़ी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही था। हमने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कवर कर लिया है, जो है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। वो स्टूडेंट्स जो लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहे, उन्हें वेरी वेरी थैंक यू। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके सारे कमेंट्स वेलकम होंगे। और यदि कोई डाउट होंगे तो उनको मैं ज़रूर जो है आंसर करूँगा, ठीक है ना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।